गाइस रिसेंटली हमारा निफ्टी इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई से करीब करीब 8.39% करेक्शन विटनेस कर चुका है। एंड ऐसी इवेंट्स मार्केट में जनरली इन्वेस्टर्स की रातों की नींद उड़ा देती हैं। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैनिक में आके हम लोग अपनी वेल प्लान की गई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको औने पौने दामों में बेचकर निकल जाते हैं। एंड जब मार्केट में रिकवरी आती है तो बैठकर पछताते हैं। तो गाइज, अगर आप भी इस रीसेंट फॉल को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज की चर्चा करेंगे जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से। एंड आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार एज ए इन्वेस्टर हम मार्केट के क्रैशेज को टैकल कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें सो दैट वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस ना करें। तो गाइस, वीडियो में हम आगे जंप करें उससे पहले दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मार्केट करेक्शंस एंड वोलेटिलिटी, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो वन बाय वन करके पहले हम मार्केट करेक्शंस एंड वोलेटिलिटी को समझते हैं, फिर हम डायरेक्टली अपनी स्ट्रेटजीज पे आएंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट करेक्शंस बेसिकली ऐसी मूवमेंट होती है जो मेजर इंडाइसिस में यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स में 10 या 20% या इससे ज्यादा का डिक्लाइन कोज करती है। तो इसको बेसिकली हम लोग एक करेक्शन का नाम देते हैं। एंड इस करेक्शन के पीछे इकोनॉमिक डेटा हो सकता है, कॉरपोरेट अर्निंग्स हो सकती हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट में होने वाला कोई बदलाव तथा जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो सकती हैं। अगर यहाँ पे कोई मेजर करेक्शंस की मैं बात करूं तो कोविड की वजह से आने वाला 2020 का जो डिक्लाइन था उसको हम एक मेजर करेक्शन के तौर पे टर्म कर सकते हैं। इसके अलावा रसिया यूक्रेन का जो सागा चला था 2022 में, उसकी वजह से भी मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन विटनेस किया था। तो ये दो रिसेंट की इवेंट्स हैं जिन्होंने मार्केट में डिक्लाइन कोज किया। एंड इसके अलावा अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो 2008 में भी हमने देखा था कि मार्केट ने अच्छा खासा डिक्लाइन विटनेस किया था। एंड दैट वाज आल्सो बैक्ड बाय सम फंडामेंटल रीजंस। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि मार्केट में करेक्शंस आते रहते हैं एंड उसके बाद मार्केट रिबाउंड भी करती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम ये समझें कि मार्केट में करेक्शंस क्या होते हैं, तो या फिर करेक्शंस क्यों आते हैं। तो बेसिकली दो रीजंस हैं मार्केट में करेक्शंस आने के। पहला रीजन है प्रॉफिट टेकिंग एंड वैल्यूएशन कंसर्न्स। तो कभी कभी हमने देखा है कि कभी कभी जब मार्केट हाईली ऑप्टिमिस्टिक होती है तो ऐसे फेजेस में हम देखते हैं कि स्टॉक अपनी वैल्यूएशन से काफी डिविएट कर जाते हैं। इतना रैपिड एडवांस या इतना रैपिड राइज आता है प्राइजेस में कि प्राइस अपनी वैल्यूएशन से डिविएट कर जाते हैं। एंड कई बार ये जो है एक सेलिंग ट्रिगर करता है मार्केट में, अल्टीमेटली वो करेक्शन में रिजल्ट करता है। एंड 2022 में जो टेक सेक्टर है उसमें ग्लोबली हमने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा था, करेक्शन देखा था बिकॉज ऑफ द हायर वैल्यूएशंस। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा रीजन होता है करेक्शन का, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे कि खराब जीडीपी नंबर्स हो गए, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन हो गया, तो ये भी रीजंस हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट में जो है मेजर करेक्शंस कोज कर सकते हैं। अगर 2022 में एक डिक्लाइन आया था मार्केट में तो उसमें उसका मुख्य रीजन यही था कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए थे। एंड इसने भी मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन कोज किया था। तो क्योंकि अब हम करेक्शंस को अच्छे से समझ चुके हैं तो अब बात आती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है या फिर नेचर ऑफ वोलेटिलिटी को अब हम समझेंगे। तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो नॉर्मल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वोलेटिलिटी की तो वोलेटिलिटी में अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड स्विंग या डाउनवर्ड स्विंग दोनों ही शामिल होती हैं। एंड ये एक तरीके से रेगुलर पार्ट है इन्वेस्टिंग प्रोसेस का। एंड इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट में होने वाले बदलाव को रिफ्लेक्ट करता है। तो वॉलेटिलिटी हम डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। हम देखते हैं कि किसी वीक में मार्केट बढ़ जाता है, किसी वीक में गिर जाता है। एंड यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि मार्केट नेवर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप निफ्टी का कभी का भी हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखोगे तो मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है। तो इस तरीके से ये मूव करते रहता है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि करेक्शन एंड वॉलेटिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो अब पॉइंट आता है कि एज ए इन्वेस्टर क्या मेरे को करेक्शन से डरना चाहिए। तो यहां पे देखिए, करेक्शंस जो है ना कई बार अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं,
क्योंकि हमने देखा है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स गिरते हैं। एंड ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो भी अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई अच्छे स्टॉक को परचेज करना चाह रहे थे बट उसका प्राइस काफी हाई था, तो करेक्शंस आपको ऐसा मौका देते हैं कि अच्छे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स आपको चीपर प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता है। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। ये बात है 2018 की, जब मारुति का प्राइस 9600 के आसपास चल रहा था। तो उस टाइम पे जब हमने इसकी फंडामेंटल वैल्यूएशंस परफॉर्म करी तो मारुति का इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता था 6500 के आसपास। एंड एट दैट पॉइंट वी वर स्लाइटली कंसर्न्ड कि क्या यार 9600 पे खरीदना मारुति को विल बी अ गुड आइडिया। बट हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट बेट नहीं लिया एंड हमने थोड़ा वेट किया। एंड 2020 में जब कोविड ब्रेकआउट हुआ तो उस टाइम पे हमने देखा कि मारुति ने 4500 के नीचे भी एक डिप ले लिया था। तो जो लोग अच्छे से मार्केट में अपना होमवर्क करके बैठे थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हाथों हाथ लिया एंड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चीपर प्राइस पे खरीदने का मौका मिला। एंड करेक्शन का दूसरा क्या होता है कि करेक्शन जो है ना, मार्केट हेल्प करता है मार्केट की हेल्थ को। क्योंकि करेक्शंस की वजह से कई बार मार्केट जो है ना स्टॉक्स को ओवर वैल्यूड होने से रोकता है। क्योंकि अगर टाइम टू टाइम करेक्शंस आती रहती हैं तो स्टॉक्स रैपिडली ओवर वैल्यूड नहीं होते। एंड ये जो छोटी छोटी करेक्शंस होती हैं ये कई बार जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चेकआउट करके मार्केट से बाहर कर देते हैं एंड अल्टीमेटली मार्केट में एक स्टेबल ग्रोथ को लीड करते हैं। तो बेसिकली करेक्शंस को हम कह सकते हैं कि दीज आर हेल्दी फॉर द मार्केट। या फिर जिस तरीके से हम अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा सा बागवानी का शौक रखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पेड़ की या फिर एक पौधे की हेल्दी ग्रोथ के लिए उसकी प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार एक हेल्दी मार्केट के लिए करेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ये है कि इन करेक्शंस से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन करेक्शंस में हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज लुकआउट करनी चाहिए। तो गाइज ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हेल्प करेंगी हमें मार्केट फॉल्स को टैकल करने में। एंड इन सारी स्ट्रेटजीज को हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो इसमें पहला है हमारा स्टे काम एंड अवॉइड इमोशनल डिसीजंस। सेकंड है फोकस ऑन फंडामेंटल्स, रीबैलेंस एंड डाइवर्सिफाई, इन्वेस्टिंग रेगुलरली, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, look for bargains, take advantage of tax laws, risk tolerance and financial review। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टे काम एंड अवॉइड इमोशनल डिसीजंस की। तो गाइस जब नॉर्मली मार्केट गिरती है तो ये बहुत ही आसान है कि हम कई बार इमोशनली रिएक्ट कर बैठते हैं। क्योंकि हम टीवी ऑन करते हैं तो चारों तरफ हमें पेसिमिज्म का माहौल दिखता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी हमें पेसिमिज्म का माहौल दिखता है। एंड कभी कभी हम इंपल्सिव डिसीजन लेते हुए पैनिक सेलिंग कर बैठते हैं एंड अच्छे प्राइस पे खरीदे हुए क्वालिटी स्टॉक्स को भी औने पौने दामों में बेचकर निकल जाते हैं। एंड क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि मार्केट की जो करेक्शंस हैं ये नॉर्मल एक्टिविटी है मार्केट की एंड टेम्पररी होती हैं। एंड पास्ट में जितनी बार भी मार्केट में करेक्शंस हुई हैं उतनी ही बार मार्केट ने स्ट्रांगली रिबाउंड किया है। तो इस बार भी इस डिक्लाइन के बाद मार्केट डेफिनेटली स्ट्रांगली रिबाउंड करेगी। तो घबरा के अपने शेयर्स को औने पौने दामों में बेचने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हैं, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो उसमें मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं करूंगा। ये वीडियो स्पेशली हमने इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के बनाया है। तो गाइज एज ए इन्वेस्टर हमारा फोकस फंडामेंटल्स पे होना चाहिए। क्योंकि अच्छी क्वालिटीज की कंपनी कहीं पे भी नहीं जाती हैं, चाहे मार्केट में कितनी भी उठापटक हो। बट जो कंपनीज क्वालिटी वाइज अच्छी हैं तो अल्टीमेटली वो कंपनीज रिवाइव कर ही जाएंगी। बट कई बार अगर आप स्पेक्युलेटिव बेट्स ले लेते हैं, यानी कि कोई कंपनी लॉस मेकिंग है एंड काफी डेट है उस कंपनी के ऊपर, इस प्रकार की कंपनीज को आप फालतू की होप्स के चलते लेके बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार की कंपनीज के लिए रिवाइवल डिफिकल्ट होता है। जबकि क्वालिटी वाइज अच्छी कंपनीज, जैसे कि जिन कंपनीज की कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ हो, लो डेट हो, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हो एंड कंपिटिटिव मार्केट पोजीशंस, इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं वो ऐसी मार्केट्स में कैंडिडेट्स होती हैं जल्दी रिवाइवल का, यानी कि जल्दी रिकवरी आ जाती है इस प्रकार की कंपनीज में। इसलिए मेक श्योर कि आप कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को गो थ्रू करें, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें एंड इंडस्ट्री लीडरशिप चेक करें अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स पिक करने के लिए। एंड ऐसे स्टॉक्स को प्रायोरिटी दें जिनके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है। तो गाइस इस प्रकार के मार्केट फॉल्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें एंड डाइवर्सिफाई करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि हमारे पोर्टफोलियो में जो ऐसे एसेट्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है उनको हम सेल करते हैं, एंड ऐसे एसेट्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो एसेट्स इस डिक्लाइन के दौरान अंडर वैल्यूड पहुंच चुके हैं। तो ऐसे एसेट्स में जनरली खरीदारी करनी चाहिए। एंड इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन एक दूसरी टेक्निक है जो आपको इस तरीके के फॉल्स को टैकल करने में हेल्प करता है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा सारा पैसा केवल इक्विटी मार्केट में ना होके उसका कुछ पोर्शन बॉन्ड्स में होना चाहिए, कुछ पोर्शन गोल्ड में होना चाहिए एंड कुछ पोर्शन रियल एस्टेट में होना चाहिए। एंड इक्विटी मार्केट में जो हम पैसा लगाते हैं वो भी पूरा का पूरा एक सेक्टर स्पेसिफिक में ना होके अलग अलग सेक्टर्स में होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो वो भी आपको इस तरीके के जो शॉक्स आते हैं मार्केट में उनको हैंडल करने में हेल्प करता है। अभी रिसेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर आप कंपेयर करेंगे इक्विटी मार्केट एंड गोल्ड की मूवमेंट तो हम देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में करीब करीब अपने टॉप से 8% का डिक्लाइन आ गया है। एंड गोल्ड में हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एज ए इन्वेस्टर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। इसमें यह नहीं है कि एक ही बार हम लमसम इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए एंड फिर वेट करते रहे। हम रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको बेसिकली कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है। एंड कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आप रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते रहें मार्केट में। एंड ये अप्रोच कई बार आपको ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग द मार्केट डिक्लाइंस। यहां पे मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अप्रैल 2018 से टाटा मोटर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू करा था। वहां पे मैंने डिसाइड किया था कि एवरी मंथ मैं 5000 के शेयर्स परचेज करूंगा। तो एवरी मंथ लगभग 10 तारीख के आसपास मैं शेयर्स परचेज करता था। एंड आप देख सकते हैं इनिशियली जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी टाटा मोटर्स में तो इसका प्राइस 353 के आसपास था। एंड उस टाइम पे 5000 रुपीज में केवल 14 शेयर्स मेरे को मिले थे। एंड उसके बाद एवरी मंथ 10th ऑफ एवरी मंथ मैं इन्वेस्ट करते रहा। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे को 353 पे भी शेयर परचेज करने का मौका मिला, 161 पे भी शेयर 166 पे भी शेयर्स परचेज करने का मौका मिला। इनफैक्ट कोविड फेज में मेरे को टाटा मोटर्स के शेयर 74 रुपीज में भी परचेज करने का मौका मिला। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आता चला गया वैसे वैसे सेम अमाउंट के साथ आई वॉज एबल टू बाय मोर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियली 5000 में आई वॉज एबल टू बाय ओनली 14 शेयर्स व्हेन इट वॉज ट्रेडिंग एट 353। एंड 2020 में 5000 रुपए में मेरे को 68 शेयर्स मिले थे टाटा मोटर्स के। एंड जब मैंने इसको पूरे को एवरेज आउट किया तो इसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट मेरे लिए वर्कआउट करी वो 168.57 के आसपास वर्कआउट करी। एंड टाटा मोटर्स आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है। हालांकि इस क्वांटिटी का एक बड़ा हिस्सा मैं एग्जिट कर चुका हूं, बट जिस अप्रोच से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था उसी अप्रोच से मैंने एग्जिट करना शुरू किया था। तो अभी मेरे पास एक छोटी सी क्वांटिटी और बची हुई है टाटा मोटर्स की। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलरली कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो ये भी कई बार अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे पिक करने में आपकी हेल्प कर देता है। तो गाइस एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अभी तक का हिस्टोरिकल डेटा हमें यह बता चुका है कि मार्केट में जब भी करेक्शंस आती हैं तो उतना ही स्ट्रांगली मार्केट रिबाउंड करती है एंड नए हाइज लगाती है। तो जब हम मार्केट में एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो ये हमें मार्केट के जनरल अपवर्ड ट्रेंड का फायदा उठाने में हेल्प करता है एंड साथ में मार्केट की जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं उनसे इन्फ्लुएंस होने में भी रोकता है। एंड इस एक्सेल सीट में हम देख सकते हैं कि ये पिछला 2001 से लेके 2024 तक का डेटा हमारे पास है। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट की वर्स्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस में बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज है जहां लेस देन 1 वीक का डिफरेंस रहा है। एंड इसके अलावा पिछले 20 साल में कम से कम भी 10 साल मार्केट में हमने ऐसा देखा है कि वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट परफॉर्मेंस में लेस देन 30 डेज का टाइम रहा है। तो जब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं मार्केट में तो इजीली ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं इनको नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक फॉर बार्गेन। तो गाइस जब भी मार्केट में करेक्शंस आते हैं तो मार्केट में लॉजिकल सेलिंग प्रेशर भी होता है एंड एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेलिंग प्रेशर भी होता है। कई लोग अपने शेयर्स को जस्ट इसलिए बेच देते हैं बिकॉज दे आर फॉलिंग, दे हैव नथिंग टू डू विद फंडामेंटल एनालिसिस एंड ऑल।
तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द इमोशनल बायसिस हम देखते हैं कि क्वालिटी वाइज अच्छे स्टॉक्स भी हमें बार्गेन पे मिल जाते हैं, रिलेटिवली चीप प्राइस पे मिल जाते हैं। तो ऐसे गिरावट के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स बार्गेन पे अवेलेबल हैं। यहां पे बार्गेन से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा जिनको मैंने टाइमली आइडेंटिफाई करा था 2020 के फॉल में, एंड बॉटम पे इन स्टॉक्स को मैंने एक्यूमुलेट किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है क्यूमिंस इंडस्ट्रीज का, एंड ये स्टॉक 2020 में केवल 14 के पीई मल्टीप्लायर पे था, एंड जो कि अपने एवरेज पीई के काफी नीचे था। तो एक बार्गेन बाय था, एंड आई टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक 2020 में। इसके बाद कोल इंडिया आप देख सकते हैं कि ये भी केवल 5 के पीई मल्टीप्लायर पे अवेलेबल था, एंड हीरो मोटो कॉर्प हम देख सकते हैं कि 2020 में ये भी करीब करीब 10 के नीचे के पीई पे अवेलेबल था। एंड वहीं पे मारुति सुजुकी की मैं बात करूं तो 2020 में ये भी 20 के पीई मल्टीप्लायर के नीचे ट्रेड कर रहा था। एंड इंडसइंड की बात करी जाए, इंडसइंड बैंक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी 5 के पीई मल्टीप्लायर के नीचे अवेलेबल था। तो इस तरीके के जो इंस्टेंसीज आते हैं मार्केट में, ये कई बार आपको अच्छे स्टॉक्स वैल्यू पिक करने में या फिर बार्गेन पे पिक करने में हेल्प करते हैं। तो गाइज एक थंब रूल ये भी कहता है कि डिफेंसिव सेक्टर्स एंड जो एसेट्स होते हैं वो इस तरीके के मार्केट डिक्लाइंस में या तो फॉल करते ही नहीं है, स्टेबल रहते हैं, या रिलेटिवली कम फॉल करते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें तो डिफेंसिव सेक्टर के एसेट्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो यहाँ पे डिफेंसिव सेक्टर्स की मैं बात करूं तो जैसे यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड हेल्थ केयर्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको एक डिफेंसिव सेक्टर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एंड जब आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स होते हैं तो पूरी मार्केट जब गिरती है तो परसेंटेज वाइज ये जो स्टॉक्स होंगे ये रिलेटिवली कम गिरेंगे। हमारी अगली स्ट्रेटजी है रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल्स रिव्यू। तो गाइज हमने देखा है कि मार्केट के फॉल्स जो है वो एक इन्वेस्टर को उसका ट्रू रिस्क टॉलरेंस बता देते हैं। अगर मार्केट की वोलेटिलिटी आपके ऊपर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस कोज करती है तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है इसको थोड़ी एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। एंड आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपकी करंट एसेट अलोकेशन आपके रिस्क टॉलरेंस को मीट करती है। अगर इसका आंसर नो है तो आपको चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एडजस्ट करें एंड थोड़े स्टेबल एसेट्स उसमें इंक्लूड करें, जैसे कि बॉन्ड्स एंड डिफेंसिव स्टॉक्स, सो दैट आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल रहे एंड जो स्ट्रेस कोज करे मार्केट की वोलेटिलिटी उससे आप बच जाएं। इसके अलावा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपने फाइनेंशियल टाइमलाइन के साथ अलाइन करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म है तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करना चाहिए, एंड अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आप थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में हमने कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करी जो आपको मार्केट के फॉल टैकल करने में हेल्प कर सकती हैं। एंड इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि मार्केट की जो करेक्शंस एंड जो वोलेटिलिटी है वो नॉर्मल एक्शन है मार्केट का, एंड ये एक्टिविटीज टेम्पररी होती हैं, एंड इनके बाद मार्केट हमने पास्ट में देखा है कि रिवाइव कर जाता है। तो अगर अभी आप काफी स्ट्रेस में हैं गिरते हुए मार्केट को देख के, तो यू हैव टू स्टे काम एंड वेट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज ए लॉन्ग टर्म गेम, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करोगे तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छी बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको लुकआउट करनी है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम फंडामेंटल के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जरूर हम उस पर भी वीडियो बना के पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।